बहुत सुंदर रुचि कुमारी जी। आ, धन्यवाद सर। यदि किसी का प्रश्न हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रखा है स्त्रियों के पक्ष को कलाम साहब के अनुसार। किन्हीं का प्रश्न हो, कोई संशय हो तो आमंत्रित है प्रश्न। चलिए, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है डॉक्टर मुनीश कुमार पाठक। आप उपस्थित हैं डॉक्टर मुनीश कुमार पाठक। आपका विषय है महिला नेतृत्व एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नहीं उपस्थित है। नेक्स्ट है शाइस्ता बी। शाइस्ता बी, आप उपस्थित हैं? शाइस्ता बी ये भी नहीं उपस्थित है। नेक्स्ट है डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। आप उपस्थित हैं सर? डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। नेक्स्ट है डॉक्टर जगमोहन नेगी जी एवं डॉक्टर विनीता नेगी जी। आप दोनों का संयुक्त पेपर प्रेजेंटेशन है अथवा शोध पत्र है। नहीं उपस्थित है। नेक्स्ट है डॉक्टर संजीत कुमार। संजीत कुमार हैं आप, शोध छात्र हैं संभवतः। नहीं उपस्थित है। नेक्स्ट डॉक्टर श्री काशी राम जी। जी हाँ सर, उपस्थित है। चलिए ठीक है, तो आप काशी राम जी आप अपना पेपर प्रस्तुत करें। परिचय, जी शोध पत्र का नाम पुनः एक बार बता दीजिएगा। जी, जी शुरू करें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम काशीराम है। मैं शोध छात्र संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय का हूँ। मेरे शोध का विषय है आधुनिक संस्कृत कथा साहित्य में स्त्रियों की भूमिका। ये मेरे आज के शोध का विषय है। इसमें जो है कि आजकल की साहित्य में, संस्कृत साहित्य के ले लो या परंपरा साहित्य के ले लो, स्त्रियों का आजकल बहुत योगदान हो गया है आधुनिक संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है या साक्षी है कि भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में स्त्रियों का ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान दिया है। कोई भी क्षेत्र हो साहित्य का, चाहे गद्य का हो चाहे पद्य का हो, सभी क्षेत्रों में स्त्रियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्कृत साहित्य की बात करें तो इस क्षेत्र में स्त्रियों ने प्राचीन काल से ही अपना महान सहयोग दिया है। भारत के मध्यकालीन और वर्तमान समाज में स्त्रियों ने संस्कृत साहित्य के लिए महान कार्य किया है। आज भी वह अनेक कार्यों में पुरुषों से बहुत आगे बढ़ती ही जा रही हैं। कहा भी गया है, यत्र नारी पूजन्ते नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यस्तत्रस्तु ना पूजन्ते सर्वः तत्र फला क्रिया। मतलब जहां पर स्त्रियों की पूजा होती वहीं पर जो है कि देवताओं का निवास होता है। इसलिए आजकल हमारे समाज में स्त्रियों का बहुत ही महान योगदान माना गया है। स्वतंत्रोत्तर काल में संस्कृत जगत में अनेक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। संस्कृत जगत का आधुनिक साहित्य के साथ आकर के अपना सामर्थ्य पुनः स्थापित करना। आज आधुनिक संस्कृत वाङ्मय में स्त्रियों में इस सर्वांगीण विकास को चित्रित किया गया। स्त्रियों ने प्रबुद्ध, प्रगतिशील, वीर, उन्नत, सर्वोच्च शिखर पर अपने सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि से आगे बढ़ते हुए चतुर्धिक विजय पाई। मतलब चारों तरफ अपनी विजय पताका फहरा दिया है। और भी इसमें हम संक्षिप्त रूप में कुछ जो लेखिकाएं हैं उनका परिचय देते हैं और उनकी कथाओं को बता रहे हैं, उनकी रचनाओं को बता रहे हैं। जैसे पंडिता क्षमाराव जी हैं। पंडिता क्षमाराव जी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये उच्च कोटि की विद्वान थी। महाराष्ट्र प्रांत में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग, संस्कृत के उच्च कोटि के वो भी विद्वान थे। पंडिता क्षमाराव का विवाह बंबई के उच्च कोटि के शल्य चिकित्सक राघवेंद्र जी के साथ में हुआ है। इन्होंने 1920 से 1930 तक अंग्रेजी भाषा में अपना लेखन कार्य किया। सर्वप्रथम तो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अपना लेखन कार्य किया, जिसमें योगदान दिया। उसके बाद 1930 से संस्कृत भाषा के क्षेत्र में और अपना लेखन कार्य किया और संस्कृत में अनेक रचनाओं से अपने उन्नति और संस्कृत को योगदान दिया है। इनकी कथाएं जैसे कथा मुक्तावली, उसमें 15-20 कथाएं हैं जिसमें प्रेम, सौद्रेक और परित्यक्ता, तापस, परितोषिक इत्यादि कथाएं हैं। जिस कथाओं में जैसे माया जालम, इनमें 4 महिलाओं की कथाएं जो अपने पति या प्रेमियों द्वारा परित्यक्त हुए महिलाएं जब एकत्रित मिलती हैं तो अपने अपने
प्रेम अनुभवों का वर्णन करती हैं कि घर में कैसा कौतूहल है, घर में कैसा माहौल है, सभी का वर्णन करती हैं। इस प्रकार अनेक कथाओं का वर्णन जो है कि पंडिता क्षमाराव जी ने किया है। इसके बाद डॉक्टर बीणा पटानी जी हैं, जिनका जन्म 1932 में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के हल्द्वानी नामक स्थान में हुआ था। ये उच्च कोटि की ब्राह्मण परिवार में हुआ था सन 1932 में। अपने इन्होंने लखनऊ से प्रथमा, मध्यमा और शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1985 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1960 में कर्नल मोहन चंद्र से इनका विवाह हुआ। इसी तरह इन्होंने भी संस्कृत साहित्य में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इनकी रचनाएं जैसे अपराजिता एक मध्यम वर्ग की कहानी है। इसमें विवाह हो जाने के पश्चात ऐसे परिवार की कथा जो दहेज के लोभी पति के द्वारा सताए जाने पर ससुराल से उनको अलग कर देते हैं, फिर अपना आत्मनिर्भर जीवन बिताती हैं और इस प्रकार अनेक कष्टों को झेलती हुई अपने परिवार का आह्वान करती है और परिवार को आगे ले जाती हैं। आज भी देखा गया महिलाएं अक्सर करके ऐसा काम करती हैं, इसलिए महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर नलिनी शुक्ला जी हैं। 1940 में इसमें इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म इटावा ग्राम के कघोसी, इटावा जनपद के कघोसी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम इंदर चंद्र मिश्र था, वकील थे। माता का नाम पद्मावती मिश्रा था। इन्होंने भी पीएचडी, एमफिल आदि की उपाधि नरेंद्र देव महिला महाविद्यालय कानपुर संस्कृत में एक प्रवक्ता नियुक्त हुई। उसके पश्चात इन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय में साहित्य अकादमी दिल्ली में सक्रिय भी रही। आदि अनेक पुरस्कार और आदि अनेक रचनाओं से इन्होंने संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान दिया। इनकी कथाएं जैसे कथा सप्तक नाम से 7 कथाओं में संकलित हैं, जिसमें इन्होंने स्त्रियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अनेक जो है कि कलाओं का या विविध विद्याओं का वर्णन किया है। जैसे कि इसमें जो है कि अभिवर्धन, तन्नु जैसे 7 कथाएं इसमें है। इस प्रकार कर्तव्य निष्ठा आदि अनेक कथाएं इसमें समाहित हुई हैं। इस प्रकार बहुत सी स्त्रियों ने संस्कृत काव्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद और भी हैं। इसके बाद उपसंहार के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि स्त्रियों ने बहुत संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सराहनीय कार्य किया है। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य की बात कहें तो स्त्रियों का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर स्त्रियों की बात की जाए तो आधुनिक रूप में डॉक्टर पुष्पा दीक्षित, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्रा, डॉक्टर रत्नू वसु, डॉक्टर रमा सिंह, प्रोफेसर मीरा द्विवेदी, डॉक्टर मोहनी आर्या, डॉक्टर शिल्पा कुमारी, डॉक्टर सिद्धिदास भरद्वाज आदि अनेक स्त्रियों ने संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान दे करके संस्कृत साहित्य जगत को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत सुंदर काशीराम जी, बहुत अच्छे से आपने कह सकता हूँ कि आधुनिक युग में जहाँ संस्कृत के प्रति थोड़ी सी कुछ एक लोगों में अवधारणा अच्छी नहीं होती है, और तो आपने स्त्रियों की भूमिका स्पेशली उनके रचनाओं को लेकर के कथा साहित्य हो और अथवा उसका विस्तृत एक तरीके से विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो कुछ नहीं का प्रश्न हो तो आमंत्रित है, अन्यथा मैं आमंत्रित करूंगा नीतू यादव जी। किन्हीं का प्रश्न है? नहीं तो नीतू यादव जी, यदि ये अनुपस्थित हैं तो निशु कुमार। नहीं सर, मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे। जी जी, नीतू यादव जी। जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जी सर, इस आभासी मंच पटल पर उपस्थित सभी विद्युत जनों एवं साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीतू यादव हेमवती नंदन भोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की शोधार्थी हूँ। मेरा आज का शोध विषय आधुनिक स्त्री की संघर्ष गाथा डॉक्टर अनामिका के काव्य के संदर्भ में। संघर्ष और स्त्री का संबंध चोली दामन का रहा है। इतिहास साक्षी है कि स्त्री का जीवन और जीवन से जुड़ी प्रत्येक घटना का प्रस्थान बिंदु इसी संघर्ष का पर्याय रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे पुरुष के संरक्षण का मोह दिखाकर एक लक्ष्मण रेखा में बांध दिया जाता है। पिता, भाई और पुत्र की छत्र छाया में पनपा उसका जीवन सदैव दूसरे की इच्छा से परिचालित होता है। आदिकालीन इतिहास से लेकर आज के संदर्भों में यदि मनन करें तो स्त्री का स्थान उसी दूरी पर खड़ा पाते हैं। वस्तुतः पुरुषवादी समाज में सदियों से संघर्षरत नारी अपनी पहचान बनाने के लिए जिस अदम्य जिजीविषा एवं प्रबल इच्छा शक्ति की परिचायक रही है, वह उसके शिक्षित होने का ही परिणाम है, जो उसने अपने धर्म, आस्था, परंपरा एवं मूल्यबोध से प्राप्त किया है।
साढ़े आज 4 तक आधुनिक बैठे युग रहते में हैं जब तक नारी ये लोग पुरुषों जाएंगे, के तब तक क्या प्रति दीपक जी प्रतिस्पर्धा न करके है। उनके समक्ष अधिकारों की मांग कर रही है, जिनकी संघर्ष गाथा का उल्लेख करते सर हुए कवित्री अनामिका जी के काव्य में ICSSR से द्रष्टव्य होता है। प्रायोजित है, कवित्री अपने तो काव्य अगर में इसमें जिस प्रेजेंट संघर्ष करेंगे की सब बात कोई करती भी हैं, बना वह लीजिएगा, संघर्ष स्त्री को कल अपने कर ही घर में लीजिएगा। अपनों के प्रति करना पड़ रहा है, हाँ, ये कुछ जिसका बना के अंतिम खाली भेज लक्ष्य दीजिए, मुक्ति नंबर मिल प्राप्त जाएगा करना मेरा, नहीं बल्कि भेज दीजिए, सामंजस्यपूर्ण सह बनवा अस्तित्व का लेंगे। फिर है। ICCR का हालांकि है तो सर स्त्री कुछ का तो संघर्ष मुश्किल तो लगेगा, माँ के गर्भ से ही नहीं शुरू होगा हो तो हो जाता जाएगा, आप है खाली भेज और दीजिए। जीवन पर्यंत चलता ठीक है। रहता है। इसलिए महादेवी वर्मा जी ने मैं नीर भरी दुख की बदली कहा है। जहाँ पहले स्त्री घर तक ही सीमित थी, उसने अब घर से बाहर कदम निकाला तो इससे उसके संघर्ष दुगने हो गए। तथापि स्त्री निरंतर संघर्षशील रही है। स्त्रियों के घर से बाहर के कार्य क्षेत्र संभालने से उनकी घर की जिम्मेदारी कम नहीं हुई है, बल्कि उसके ऊपर दोहरा कार्यभार आया है और किसी ने सहयोग भी नहीं दिया, ना समाज ने और ना ही पुरुष ने। वस्तुतः पूरा सामाजिक ढांचा ही उसके विपरीत है, लेकिन फिर भी स्त्री ने अपना दायरा बढ़ाया, किंतु समाज की सोच अभी भी वैसी ही है। प्राय शास्त्रों में स्त्री को सर्वगुण संपन्न माना गया है। घर के सारे कामकाज संभालने के बाद बाहर ऑफिस के सारे उत्तरदायित्व निभाती है, फिर भी समाज में उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली। अतः स्त्री घर से निकल गई, समाज में उसने कामकाज संभाला, ऑफिस की जिम्मेदारी मिल गई, पुरुषों से कदम बढ़ाकर चलने लगी, लेकिन रसोई की जिम्मेदारी अभी भी उसके पास है, जिसकी जद्दोजहद को उकेरते हुए कवित्री अनामिका जी कहती हैं कि समय सुबह 7:30 FM टाइम, स्थान सीढ़ी के नीचे आलने घेर कर बनाया गया पूजा घर, दृश्य कुर्सी पर दफ्तर की साड़ी, देह पर एक भीगा कुर्ता, हाथ में दुर्गा सप्तशती या देवी सर्वभूतेषु सविता, देखो बेटी जल तो नहीं रही सब्जी, निद्रा रूपेण संहिता, जागा पिंटू उसे जगाओ, स्कूल बस छूटेगी, नमस्ते नमस्ते, फोन बज रहा है उठाओ तो मेरा होगा तो कह देना सीएल पर हूँ आज। लगभग हर कामकाजी स्त्री की यही स्थिति है। स्त्री इसी संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ रही हैं। हालांकि स्त्री का जीवन कुछ मशीनी यंत्र की तरह है, जो पूरे दिन चक्की की तरह यंत्र बस चलता रहता है। स्त्री के इन संघर्षों का वर्णन करते हुए कवित्री डॉक्टर अनामिका जी कहती हैं कि सारा शहर चुप है, धुल चुके हैं सारे चौकों के बर्तन, बुझ चुकी है आखिरी चूल्हे की राख भी, और वह अपनी ही वजूद की आंच के आगे औचक हड़बड़ी में खुद को ही शांति। पितृसत्तात्मक समाज में एक और स्त्री को अर्थोपार्जन का महत्व मिल गया, वहाँ उसे सम्मान भी मिला, लेकिन घर परिवार में उसकी स्थिति आज भी वैसी ही है जैसी पहली थी। इसको कवित्री अनामिका जी ने उन्हीं के मुंह कहलवाया है। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद। सामान्यतः स्त्री की समस्याएं कभी कम नहीं हुई हैं। इसकी वजह कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरी सामाजिक सत्ता है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं। स्त्री के सहयोग के बिना कोई सत्ता लंबे समय तक नहीं चल सकती। अगर सब स्त्रियां एकजुट होकर अपने हित में सोचती कि हमें आगे कैसे बढ़ना है तथा अपना विकास कैसे करना है, तो यह स्थिति इतनी विकराल नहीं होती। स्त्री का पुरुषवादी सत्ता की ओर जाना ही उसकी सबसे बड़ी वजह रही है। अतः आज स्त्री में भी पुरुष वाला स्वर एवं तेवर देखा जा सकता है। एक स्त्री ही स्त्री को गलत ठहराती है, जिसे कवित्री अनामिका जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़े और रंगीन अफवाहें, चीखती हुई ची ची, दुष्चरित्र महिलाएं, किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगरधत जंगली लताएं। आज कंक्लूड भी कीजिए स्त्रियां मैम, जी सर, कंक्लूड कीजिए। आज भी स्त्रियां जी सर। अतः हम कह सकते हैं कि पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, जिससे स्त्री के संघर्षों में कमी आए। हालांकि आज युवा पीढ़ी स्त्री के इन संघर्षों को समझ रही है और अपनी सहभागिता भी दे रही है, तथा स्त्री में भी आपस में बहनापा पनप रहा है। धीरे धीरे स्थितियों में भी सुधार हो रहा है। अतः एक समता मूलक समाज और विकसित राष्ट्र के लिए स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, तभी विकास हो पाएगा। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर नीतू यादव जी, और मैं केवल इतना ही इस पे टिप्पणी करूंगा
कि आज पारस्परिक स्त्री पुरुष के अ, समायोजन कहें अथवा दोनों को एक दूसरे के समझने की बात कहें कि आज देखिए कि आज स्त्रियां ना केवल अपने वैभव को प्राप्त कर ली है अपितु हमारे देश की आज प्रथम नागरिक भी एक स्त्री ही है। तो मैं इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर कोई प्रश्न हो Hello. तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा निशु कुमार जी। Hello, sir. Good afternoon, sir. हाँ हाँ जी Hello. जी 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 सरजीत जी। Sir, I am Sarjeet Kumar. Sir, actually, I missed my name. Just it's 8th number, sir. If you please check, एक please. नंबर संजीत कुमार। Hello. हाँ Am I audible, sir? यस Hello. या बोलिए सर। Yes, sir. Actually, it was my 8th number. I just missed my name. So, if you kindly permit me to speak now. योर नेम संजीत कुमार और सरजीत Yes, कुमार। sir. Yes, yes, sir. It's Sarjeet Kumar, sir. सरजीत कुमार, SARJW. ओके ओके, सरजीत कुमार, कैनली प्रोसीड। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I am Sarjeet Kumar, a PhD scholar from Department of English. And my topic is a feministic view of female character in Volga's The Liberation of Sita. My paper is based on the genre called feministic revisionist mythology, which is actually the blend of both feminism and mythology, which underscores not only just mythology but this one fairy tales, religion, and other this one ancient texts, and reinterprets them, keeping in light the woman and keeping them protagonists of all these texts. This genre aims at rediscovering old texts and bringing them to the forefront by giving them a new modus operandi of interpretation, as the focus lies mainly on the female protagonist. And in unearthing her seldom heard voice, thereby resisting the forces of patriarchy. As opposed to traditional concept of myth making, this genre reinvents female character as moving toward a strong voices of protest and resolution. If I quote the words of Andrew Rich, she calls it, I quote, revision, the act of looking back, of seeing with the fresh eyes, of entering an old text from a new critical direction. If you look just an Indian scenario, Indian feministic literature is rich with the themes of social realism and the concept of woman identity, or the question of woman identity. If we see last few years, especially last 2 decades, we see there's plenty of retellings of both this one Mahabharata and this one Ramayana. And it was in the year 2016 when Volga this one brought this the liberation of Sita, which is actually the retelling of Ramayana. If we see the this one Ramayana as the journey of Ram from his exile for 14 years, then after coming his after 14 years coming back to his home. In that way, we see the journey. This one. The liberation of Sita as the journey of Sita into her self-realization, and in the process, she meets other female character of the Ramayana, which are normally unheard in the this one Valmiki's Ramayana. The story, this liberation of Sita, traces the journey of Sita towards self-realization, and in the process, she meets Sarupnaka, Renuka Devi, Urmila, Ahilya, and she just see that it's not just she herself feels like being oppressed by the patriarchal forces, but even other women characters also, which remain silent in the main epic, they also face the same patriarchal oppression by other by the this one by the system. And Sita, which is normally normally seen as the epitome of love, duty, sacrifice, purity, virtue, who is championed as the role model to be followed by a woman of all generations. Volga not just glorifies Sita to be the epitome of all such things, which I just counted. Rather, she tarnishes this submissive image of Sita and renders her the image of being a new feminist. In this particular text, we see that Sita wages a war against herself, her beliefs, her relationship, and finally molds
molded him into a mature character, getting to know the various views of life from the perspective of other four female victims whom she encounters while her journey of being a single mother in the forest when abandoned by her men. She is left to ponder the question that was raised to her by Sarupnaka. What she asked her that does woman exist only to be used by men to settle their scores? So we see that this particular task is divided into different parts. In different parts, she meets different this one female character. In the first part of the this one novel, which is the reunion, where she meets this one Sarupnaka, who raises how the question, different questions of the society that women normally face. In the first part, we come to know that Sarup Naka raises this one question of beauty, that normally society accepts, appreciates a woman on the basis of beauty. So she makes her realize that women are just objectified up to their physical appearance only. That means beyond that, they are not given much importance. Then in second chapter of this book, she meets with Ahalia. This title of this chapter is "Music of the Earth," where Ahalia makes her realize about that how women are tricked into being guilty of when they are not even guilty and real sense. They are made to think that way. They are made to feel that way, and they suffer in the long run. And in the fourth chapter, she meets Renuka Devi, which is the chapter is titled as the Saint Pot. Here, Renuka Devi makes talks about this one familial bonds, and makes her realize that it's just familial bonds, whether it's her relation with her husband or her relation with her son. Both kind of patriarchal forces which trap her and which some way held her back to grow her potential. So this way, both this one. In this fourth chapter, she meets Urmila. We normally see that when we study this one Ramayana, we see people appreciating Lakshmana, where he is seen as the loyal brother who spends 14 years with his brother, goes in exile. But in this particular text, Volga brings to light Urmila, who spends 14 years in the palace, where she self-imposed her exile to her. She was offered to adorn the beauty of duty of as being a beautiful Can we conclude? daughter-in-law in the royal palace. But she does not, instead of being in the palace as a queen, she self-imposes herself being inside the room only, and for 14 years she remains inside. So that way we see her exile is far worse than other three characters who remain out in the forest. So at the end we see that if you see on a deeper level, this novel raises the question that can a woman just stay single and be happy, or does a woman need a man to feel complete? So this way, this question is left to women to read, to reinterpret the olden text, that how they means kind of to awaken their female sensitization about the same text to what the male writer have written. So in this particular text, we see that when Sita meets other female characters, she finds a kind of camaraderie, companionship, and Conclude, sisterhood with other please. female characters. Thank you, sir. ओके, सरजीत जी, बहुत अच्छा आपने विश्लेषण प्रस्तुत किया है हमारे महाकाव्यों को लेकर के, चाहे सीता का प्रसंग हो, उर्मिला का प्रसंग हो, सबके प्रसंग को उठाकर तो बहुत अच्छा प्रसंग उठाया है कि क्या फीमेल मेल की के बिना अपना क्या उनका अस्तित्व है, या किस प्रकार से उपेक्षित रही लक्ष्मण की पत्नी, लक्ष्मण जैसा भाई लेकिन उनकी पत्नी उपेक्षित। बहुत सारे प्रश्नों को उठाया है आपने, और विश्वास करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया है, बना है, लोगों को पसंद आएगा। किन्हीं का प्रश्न हो तो आमंत्रित है, नहीं तो मैं बुलाना चाहूंगा निशु कुमार को। साथ ही संगीता जी ने होता कमेंट किया है
कि आपने स्त्रियों के ऊपर जो ये संगोष्ठी आयोजन किया गया है, इसके लिए धन्यवाद। तो संगीता जी, ये संसार ही स्त्रियों Thank you, ma'am. के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेगी और करना भी चाहिए। आप लोग जननी हैं, तो ये धन्यवाद आपका है कि आपके कारण यह संसार चल रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ निशु कुमार जी को, यदि यहाँ पे उपस्थित हैं। नहीं है। पूनम भूषण जी, पूनम भूषण जी भी नहीं है। वंदना डंगवाल जी, जी सर। हाँ मैम प्लीज आप स्टार्ट करें अपना पेपर। जी सर। Good evening, everyone. I'm Vandana Dangwal. I'm a research scholar at Department of Sociology and Social Work at HNP Galwal University. Today, I'm going to present before you my research article entitled Social Effects of Sexual Harassment, a Qualitative Study. What is sexual harassment? Sexual harassment is any unsolicited sexual behavior that is insulting, embarrassing, threatening. That is threatening. ये जो है आपका इन पर्सन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, आपका रिटर्न में हो सकता है, स्पीच में हो सकता है या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है हम लोग किसी भी जेंडर के साथ देख सकते हैं, लेकिन वीमेन जो है वो कंपैरेटिवली मेल्स के ज़्यादा जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट को फेस करती हैं। बहुत सारी स्टडीज ऐसे सामने आई जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रेवलेंस को बताया है एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ट्रांजिट सिस्टम, एविएशन, हेल्थ केयर, वर्क प्लेस एंड अदर्स। लेकिन बहुत ही कम ऐसी स्टडीज हुई हैं जो इसके सोशल इफेक्ट पे काम कर रही हैं। सो इस पेपर का जो एम है वो यही है, टू डिस्क्राइब द एंटिसिपेटेड सोशल इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय वुमेन। तो इसमें जो हमारा सैंपल है वो एक लार्ज कंकरेंट जो स्टडी है हमारी उससे लिया गया है, और जो यहाँ पे हमने सैम्पलिंग यूज की है दैट इज स्नोबॉल एंड कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड। क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसलिए हम यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग जो है हम इसको यूज नहीं कर पाए, क्योंकि सब लोग जो है अपने बारे में इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। टोटल 55 रिस्पोंडेंट ने जो है इस इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस थे उन पे रिस्पॉन्ड दिया। इसमें हमने डेटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू शेड्यूल का यूज किया है और उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखे गए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे पूछे थे अपने इंटरव्यू शेड्यूल में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड द harassed place after the victimization? Are you in any type of contact with harasser after the incident? Does victimization bring any change to your approach towards various resources and services, that is internet, digital resources and shopping? Does victimization impacted any of your recreational activities जैसे कि आपकी walking है, jogging है, playing, singing, dancing or sports? Does victimization have any impact on your education or occupation? Are you comfortable to approach or make new relationship after victimization? Do you visit friends or acquaintances related to both you and harasser? What do you think about people in general after such incidences? तो हमने इसमें डेटा एनालिसिस किया है थ्रू इंडक्टिव कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक रिसर्च मेथड फॉर एनालाइजिंग एंड मेकिंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम टेक्स्ट एंड अदर फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इंडक्टिव कंटेंट एनालिसिस में व्हेन concept, themes और categories are created from data, तो इसमें हमने अपने डेटा से कुछ थीम्स को जनरेट किया है। वो थीम्स ये हैं। पहली थीम है पार्शियल अवॉइडेंस एंड टॉलरेंस। पार्शियल अवॉइडेंस इस तरीके से होता है कि जब रिलेटिव्स या फिर जान पहचान वालों की तरफ से सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक्टिविटीज होती हैं तो जो विक्टिम होता है वो उन लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को कम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है विक्टिमाइजेशन स्पेसिफिक प्लेसेस, जैसे कि रिलेटिव्स के घर हो गए या फिर एक्वांटेंस जान पहचान वालों के घर हो गए, शॉप्स हो गए, तो वो उन जगहों पे जाना भी कम कर देता है। तो ये है पार्शियल अवॉइडेंस। दूसरा है टॉलरेशन, वो टॉलरेट करता है। मान लीजिए पब्लिक प्लेस में अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है कि उसे टॉलरेट करने के अलावा। फिर कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है तो लोग उसे भी बर्दाश्त करते हैं। वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी है, वहां पे भी टॉलरेशन जो है वो काम करता है। देन वी हैव ऑल्टरेशन इन सर्विसेज यूसेज, कि किस तरीके से जो सर्विस होती है हमारी उनमें चेंजेस आ रहे हैं। जब सेक्सुअल हरासमेंट आपका किसी शॉप वगैरह में हो रहा है तो लोग वहां पे
जो विजिट्स हैं उनको कम कर देते हैं, वहाँ आना जाना कम कर देते हैं। दूसरा, आपका जो मोबाइल फ़ोन्स है, जब फ़ोन के थ्रू होता था तो लोगों ने अपने फ़ोन काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए स्विच ऑफ रखे हैं। तीसरा है, कई बार सिम चेंज हुए हैं, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को डीएक्टिवेट किया है और डिलीट किया है। फिर हमारे पास जो एक थीम करके आई है, दैट इज ऑल्टरेशन इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ये भी देखा गया कि लोगों ने अपनी इवनिंग और मॉर्निंग है वो डर की वजह से, हरासमेंट के डर की वजह से बंद कर दी है। वही उनके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी हुआ कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि जब वो लोग खेलते हैं तो लोग उन्हें गंदे नजर से देख रहे हैं, और इस डर की वजह से और एम्बैरेसमेंट की वजह से उन्होंने खेलना बंद कर दिया। नेक्स्ट वी हैव ऑल्टरेशन इन एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। हमारी जो स्टडी है उसमें हमने ये पाया कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के काफी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके एजुकेशन में और ऑक्यूपेशन में देखे गए। एजुकेशन तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि जो बच्चियां हैं वो अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं। नंबर 2, ऑक्यूपेशन के लिए स्पेसिफिकली जो ऐसी लेडीज हैं, जो ऐसी वुमेन है जिनके पास अपनी शॉप है मार्केट में, उनका अपनी शॉप पे बैठने का मन नहीं करता, उनको बिजनेस में लॉस होता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग वहां पे जाते हैं और इस तरीके से आप उनसे सामान के बारे में पूछते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं उनका हरासमेंट करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों की वजह से जो विमेन जो बिजनेस एक्टिविटीज अपनी कर रही होती है मार्केट में, वो उसको कम कर देती हैं। उनकी जो टाइमिंग होती है, जैसे टाइमिंग ऑफ बिजनेस है, वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव स्केप्टिज्म अबाउट टुवर्ड न्यू रिलेशनशिप। हमने ये देखा है हमारी स्टडी में कि जो विक्टिम्स हैं वो नए रिलेशनशिप को अवॉइड करते हैं, वो नए रिलेशनशिप बनाने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और वो नए रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा डाउटफुल रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑल्टरेशन इन म्यूचुअल फ्रेंडशिप एंड एक्वांटेंशिप। हमने ये भी देखा कि विक्टिम अपने और हरासर्स के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो उनको भी अवॉइड करते हैं, उनके यहाँ आना जाना भी वो कम कर देते हैं, उनके साथ भी उनकी फोन कॉल्स या फिर कॉन्वर्सेशन जो है वो कम होती चली गई। नेक्स्ट है स्केप्टिज्म टुवर्ड पीपल। लोग जो है जब किसी के साथ इस तरीके की घटना घटती है तो ऐसे में जो विक्टिम होता है वो लोगों को और उन जगह को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, हमेशा डाउटफुल रहता है, दूसरे जेंडर के बारे में डाउटफुल रहता है, शक की नजर से देखता है, नए लोगों के लिए उसके अंदर डर पैदा हो जाता है और उसको ट्रस्ट इश्यूज हमने यहाँ पे देखे हैं। ये जो हमने हमारी जो फाइंडिंग्स आई है ये कुछ स्टडीज से मैच करती हैं। नंबर 1, मैनी रिस्पोंडेंट रिपोर्टेड हरासमेंट एट देयर ओन होम्स और रिलेटिव प्लेस। ये सेम फाइंडिंग जो है आपकी मेलबर्न की 2018 के फाइंडिंग में भी आई है। Then we have people reportedly avoided their perpetrators and places related to them by Duffy and Malyon. Victims especially avoided the perpetrator's home or left the premises. Graham, 2017. Victims also reported changing behavior by restricting themselves to around perpetrators and other genders, which matches the findings of Malyon. Victims have a change of behavior toward their friends as well. Study by Duffy et al. Confirmed a similar finding in which school students changed their friend circle after a victimization episode. The majority of respondents reported a change in their approach toward mobile phones and social media usages. Similar findings are reflected in the study by Scargio et al. 2018. Duffy et al. Studies found that victimized students received lower grades in tests or papers. Ruchika and Lavrin stated faced reduced productivity and performance after victimization incidents. Okay, conclusion is this study evidenced the occurrence of social effect of harassment in many fronts, including interpersonal relationship, work, education, services, victimization, places, etc. These social effects of harassment ask for a dire need of gender-based sensitization and after victimization, social counsel for the victim. Thank you. बहुत सुंदर वंदना जी, और आपका रिसर्च पेपर वाकई पढ़ने लायक होगा। जब प्रकाशित होगा तो सभी लोग पढ़ सकेंगे। बहुत ही आपने सूक्ष्म स्टडी की है और एक केस स्टडी आपका है, तो समाज के लिए एक मतलब विशेष रूप से जो यंग जनरेशन है, किशोरावस्था में है, जो एडोलेसेंस, उनके लिए काफ़ी मतलब कह सकता हूँ कि एक मार्गदर्शन का काम करेगी। तो कोई प्रश्न हो किन्हीं का कोई तो आमंत्रित है, अन्यथा निधि जी उपस्थित हैं यहाँ पे।
नहीं उपस्थित है। पी अंजलि जी आप उपस्थित हैं यहाँ पे? जी 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 सर, मैं हाँ जी उपस्थित जी हूँ। जी जी अपना पेपर प्रस्तुत करें। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि मेरे पास मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप सबकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसलिए अपना वीडियो भी ऑन कर लिया करें। जी सर, क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? या आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं पी अंजलि, हिंदी विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। आज मेरा विषय है रामायण कालीन स्त्रियों की स्थिति। कथा लेखिका प्रतिभा राय के उपन्यास महामोह के विशिष्ट संदर्भ में। आज का युग स्त्री विमर्श का है। यही कारण है कि वर्तमान में स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग एवं जागरूक हो रही हैं। अपनी सदियों की संघर्ष गाथाओं को तथा अपने अंतर्मन की व्यथाओं को भी मुक्त स्वरों से उजागर करने लगी है। वैश्विक परिदृश्य में भी देखा जाए तो वर्तमान स्त्रियां समाज में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी देखा जाए तो लेखिकाएं स्वतंत्र रूप से अपनी स्थितियों परिस्थितियों के विषय में लेखन कार्य कर रही हैं। इस क्रम में केवल आधुनिक स्त्री ही नहीं अपितु पुराण वर्णित स्त्रियों की स्थितियों पर भी वह विमर्श कर रही हैं तथा उन्हें नए स्वरूप में नवीन प्रतिमानों के साथ गढ़ते हुए उन्हें पात्र के रूप में गढ़ रही हैं। वास्तव में किसी भी समाज का मुख्य आधार स्त्रियां ही होती हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए ओडिया कथा लेखिका प्रतिभा राय ने रामायण कालीन स्त्री पात्र व पंचसती कन्याओं में से एक अहल्या की आत्मजीवनी को महामोह उपन्यास में प्रस्तुत किया है, जो आज मेरा विषय है। मिथकीय पात्र अहल्या को नए कलेवर में गढ़ते हुए उन्होंने न सिर्फ उसकी अंतर्व्यथा को दर्शाया है, बल्कि प्रत्येक स्त्री की अंतर्मन की पीड़ा को भी उन्होंने चित्रित किया है। दरअसल महामोह उपन्यास की कथा को देखा जाए तो अहल्या ही यहाँ प्रमुख पात्र है। वह अहल्या जो राम कथा में वर्णित ऐसी पात्र है जिसे समाज ने हमेशा से शापित व त्याज्य दृष्टि से देखा है। वाल्मीकि कृत रामायण हो या तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, पारंपरिक समस्त राम कथाओं में उसे केवल शीला के रूप में ही अंश मात्र दर्शाया गया है तथा केवल मूक दृष्टा नारी बनाकर अंत में प्रभु श्री राम द्वारा शाप मुक्त दिखाया गया है। इस अंतराल में उसे क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं दिया गया जिससे कि वह अपने अंतर्मन की व्यथा को भली भांति प्रस्तुत कर सके। इसलिए ओडिया कथा लेखिका प्रतिभा राय ने प्रस्तुत उपन्यास महामोह में अहल्या को ही एक सुनहरा अवसर देकर उसके स्त्री मन की भावनाओं को उजागर करने हेतु प्रयास किया है। इसलिए अहल्या ही यहाँ नायिका के रूप में समस्त स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। वह स्वलापों में ही किंतु अपने लांछित जीवन के विषय में सक्षम रूप से अभिव्यक्त करती है। उदाहरण स्वरूप उपन्यास के प्रारंभ में ही अहल्या जब यह कहती है कि दुनिया की चरम पीड़ा और यंत्रणा से शरीर के प्रत्येक जीव कोश को विदीर्ण करके रक्ताक्त करके जो मृत्यु की दहरी पर खड़ी होकर जीवन उन्मेष करती है और मानव जाति को जन्म देती है, समाज उसे कहता है अबला, कमजोर, नर्क का द्वार। उसके लिए समाज के नीति नियम अत्यंत कठोर और अधिकतर अमानवीय होते हैं। अहल्या की इस उक्ति से एक तरफ जहां एक त्याग मूर्त स्त्री की छवि हमारे समक्ष उपस्थित होती है, वहीं दूसरी ओर इस पुरुषवादी समाज में लोगों द्वारा स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखे जाने व उन्हें कमतर समझने की उनकी रूढ़ मानसिकता भी स्पष्ट द्रष्टव्य होती है। उपन्यास में अहल्या की यह उक्ति स्पष्ट संकेत करती है कि रामायण काल में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार थी। वह इस संदर्भ में सीता की अग्नि परीक्षा का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हुए प्रश्न स्वरूप में कहती है, मनुष्य का चरित्र विचित्र होता है। कौन कह सकता है कि कल सुबह अयोध्यावासी सीता के बारे में फिर ऐसा संदेह प्रकट नहीं करेंगे। वास्तव में यह नारी जीवन की अन्यतम सच्चाई है कि एक स्त्री चाहे अपने परिवार व समाज के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर कर दे तो भी यह पुरुषवादी समाज उसकी बार बार अग्नि परीक्षा लेने से भी कभी नहीं चूकता है। वह उसे दोयम दर्जे में ही रखता है।
महामा उपन्यास में पुरुषवादी समाज का नारी सौंदर्य के प्रति वस्तुपरक दृष्टि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जिस कारण रामायण काल में कन्याओं की सुरक्षा को लेकर प्राय उनके माता पिता का चिंतित होना भी स्वाभाविक प्रतीत होता है। रामायण काल में स्त्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुषों के हाथों में था। उन्हें हर स्थिति में पुरुषों के अधीन रहकर ही जीवन यापन करना पड़ता था। यही कारण है कि रामायण कालीन स्त्रियां सामान्यतः विवाह पूर्व पिता एवं भाई, विवाह उपरांत पति और वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के अधीन रहकर ही प्राय अपना जीवन व्यतीत करती थी। इसके अलावा रामायण काल में स्त्री शिक्षा को महत्व तो दिया जाता था, किंतु पुरुषों का शिक्षित होना स्त्रियों से अधिक अनिवार्य समझा जाता था। स्त्रियों को केवल आचरण संबंधित शिक्षा या उपदेश मात्र ही दिया जाता था। इतना ही नहीं, स्त्रियों के लिए आचरण, व्यवहार व नैतिकता संबंधी विशेष नियमों का पालन करना भी रामायण काल में बहुआवश्यक माना जाता था। उपन्यास में पति गौतम द्वारा अहल्या को समय समय पर दिए जाने वाला यह उपदेश कि तुम चाहे कितनी ही बड़ी साम्राज्ञी बन जाओ, तुम्हें पाक कला और एवं गोदोहन में दक्षता हासिल करनी होगी, अन्यथा तुम्हारी शिक्षा अपूर्ण घोषित हो जाएगी, यह स्पष्ट प्रमाणित करता है। जी सर। रामायण युग में स्त्रियों के विवाह संबंधी समस्त निर्णय भी पिता अथवा भाई द्वारा ही लिया जाता था। अपने विवाह को लेकर स्त्रियों का तर्क वितर्क करना अच्छा नहीं माना जाता था। उनके लिए भव्य स्वयंवर सभाओं का आयोजन किया जाता था। विवाह को लेकर लड़की की सहमति या असहमति का कोई महत्व नहीं होता था। विवाह उपरांत भी उनकी स्थितियों को देखा जाए तो जिस प्रकार उपन्यास में अहल्या को ना चाहते हुए भी अपने जीवन की सारी अधूरी आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को त्याग कर पति गौतम की अनुगामिनी स्वरूप ब्रह्मवादिनी बनना पड़ा, उसी तरह उस युग में पत्नी होने के नाते पति अगर त्यागी है तो उसे भी बाध्य होकर त्यागमय जीवन यापन करना पड़ता था। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक स्त्री संवेदना के स्तर पर अहल्या का प्रतिरूप है। प्रत्येक स्त्री की सामाजिक प्रेरणाओं ने शिला बनने के लिए विवश किया है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक नारी इस समाज में मौन होकर अपना अभिशप्त जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्यशी हो जाती है। फिर चाहे वो रामायण काल की कोई नारी हो या आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाली आज की नारी, अहल्या मात्र एक प्रतीक है उस व्यवस्था का जहां एक स्त्री को हर बार एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि आज परिदृश्य बदला है। आजादी के अमृत महोत्सव काल में आज स्त्री केवल कटघरे में नहीं बल्कि आज अपनी पहुंच चांद तक बना चुकी है। मैं अंततः कर्णप्रयाग महाविद्यालय का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार। बहुत सुंदर अंजलि जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पेपर प्रस्तुत किया है। और सभी सर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जी मृगांक जी, मैं सभी से कह रहा हूँ कि जितने भी लोग लेफ्ट करके जा रहे हैं इसके बाद फीडबैक फॉर्म जरूर भरेंगे। फीडबैक फॉर्म हम अंत में ही देंगे, तो कृपया प्रमाण पत्र वाले रुके रहें और फीडबैक फॉर्म को अवश्य भरें। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। जी। तो अंजलि जी के से अगर किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न आमंत्रित है, और अन्यथा आनंद सिंह कप्सवान जी आप जी उपस्थित हैं, तो आप अपना पेपर प्रस्तुत करें। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल। सर्वप्रथम इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम तथा मेरे प्रतिभागी पत्र वाचन करवाओ जिन्होंने पत्र वाचन कर चुके हैं, करने वाले हैं, उन सभी को बधाई हो। तो मैं आनंद सिंह कबरवाल, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का शोधार्थी, हिंदी विभाग। मेरे शोध पत्र का विषय है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। तो जैसा कि हमें पता है कि पुरातन काल से ही स्त्रियों का समाज के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्रियों ने अपने ज्ञान, बलिदान और शौर्य से समाज, राष्ट्र तथा समस्त विश्व को कल्याण के मार्ग में प्रशस्त किया है। समाज का चाहे सामाजिक आनंद जी यदि संभव हो तो वीडियो भी ऑन कर लें। आनंद जी संभव हो तो वीडियो भी ऑन करें। तो समाज का चाहे वह राजनीतिक पक्ष हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों के विकास में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
और हम भारत का इतिहास देखें तो ऐसी अनेक स्त्रियों की शौर्य गाथा से वो भरा पड़ा है जिन्होंने भारत के विकास में अपना योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पे हम महाभारत कालीन तथा रामायण कालीन समाज में अनेक विदेशी विदुषी स्त्रियों को देखते हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे तो सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में स्त्रियों का योगदान रहा है, परंतु जो राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनमें महिलाओं का विशेष योगदान रहा तथा उन्होंने तन मन धन से राष्ट्र सेवा कर राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसको हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम का आरंभिक बिंदु मानते हैं और उसका प्रभाव स्वाधीनता संग्राम पे बहुत अधिक रहा और तथा उस क्रांति का प्रतिनिधित्व भी एक महिला ने ही किया, जिसे हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त अन्य वीरांगना थी जिन्होंने नेतृत्व किया उस समय क्रांति का, जैसे कि जलकारी बाई, बेगम हजरत महल, वीरांगना आशा देवी, रणवीर वाल्मीकि, शोभा देवी आदि। तो इस प्रकार जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम का आरंभ होता है तो उस समय स्त्रियां जो हैं वो अग्रणी भूमिका निभाती हैं। उसके बाद जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसमें भी महिलाओं का योगदान होता है और कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन होता है तो उसमें भी महिलाओं शिरकत करती है। हम देखते हैं कि स्वर्ण कुमारी देवी और श्रीमती कादम्बनी गांगुली के प्रयास से 100 महिलाएं कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शिरकत करती हैं और ये भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी क्योंकि पहली बार कोई राष्ट्र महत्व के अधिवेशन में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। और इस अधिवेशन में श्रीमती कादम्बिनी गांगुली ने मंच से भाषण दिया था तथा उनके भाषण से देश की अनेकानेक महिलाओं को प्रेरणा मिली और इसी प्रेरणा के आधार पर उन्होंने आने वाले अन्य जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें प्रतिभाग किया। हम अगर आगे चलते हैं देखते हैं कि जो बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अंग्रेजों की नीति थी कि भारत की जो प्रमुख विशेषता है उसकी विविधता उसको भंग करना, तो उसका विरोध इस आंदोलन के तहत किया गया और इस आंदोलन में सभी वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के लोग एकजुट होकर आगे आए और उन्होंने सरकार की मनमानी तथा भारत की विविधता को भंग करने का विरोध किया। इस आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो राजनीतिक गतिविधियां बल्कि उनकी जो भागीदारी है वो राष्ट्रीय कांग्रेस बढ़ जाती है तथा राष्ट्र के जो बड़े नेता थे उस समय, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको इस बात का पता था कि हमें इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए महिलाओं की आवश्यकता है, उनके साथ की आवश्यकता है, उनकी एकता की आवश्यकता है। तो इस प्रकार वह इस आंदोलन के लिए महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए सभाओं, पत्र पत्रिकाओं तथा संगठनों का प्रयोग करते हैं तथा सभी महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो 1906 में चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो अंग्रेजी सरकार की नीति थी कि वह विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दे रही थी और भारत में निर्मित जो वस्तुएं थी उनको वो बढ़ावा नहीं दे रही थी या उनको वो कर रही थी। तो ऐसे में जो तत्कालीन नेता थे उन्होंने ये सोचा कि हमें सिर्फ राजनीतिक रूप से ही सिर्फ या फिर ऐसा नहीं करना कि हमें अंग्रेजी सरकार का विरोध करना है, हमें आर्थिक पक्ष का भी ध्यान रखना है और अगर हम भारत निर्मित वस्तुओं का अधिक प्रयोग करेंगे तो हमारे जो भारतीय हैं आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो इसके लिए भी महिलाओं ने विशेष योगदान दिया। उन्होंने गली नुक्कड़ पे चौराहों पर धरना देकर विदेशी वस्तुओं का विरोध किया, उनकी होलिका जलाई, जिसमें एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू प्रमुख थी और उन्हीं के नेतृत्व में अन्य महिलाओं ने इस आंदोलन में भागीदारी की। उसके बाद हम आगे चलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को हुआ तथा इस आंदोलन में सरकार की नीतियों से असहमत होकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार की इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सरकार की नीतियां हैं उसके प्रति असहयोग की भावना को रखना। और इस आंदोलन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के तहत महिलाओं को स्वदेशी अपनाने तथा चक्की के प्रयोग का सुझाव दिया। जब ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि नवंबर 1921 में इस आंदोलन के तहत महिलाओं ने जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनका विरोध प्रदर्शन किया 1921 में। उसके बाद जब दिसंबर 1921 में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन के समर्थन में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया
तो इस प्रदर्शन के फलस्वरूप कई महिला क्रांतिकारियों को, महिला आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और कुल मिला के ये आंदोलन भी महिलाओं के योगदान से सफल रहा। उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, और इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह आंदोलन में अपना योगदान देती है। इस आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन की ही भांति अहिंसापूर्ण आंदोलन करने का आह्वान करते हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति जो थी वो उसमें हिंसा का प्रयोग किया गया था, परंतु जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसमें अहिंसावादी आंदोलन किए गए। और इस आंदोलन के तहत महिलाओं को नमक बनाने, अंग्रेजी शिक्षा से पूर्ण विद्यालयों के बहिष्कार करने तथा शराब का विरोध करने की जिम्मेदारी महात्मा गांधी ने दी। और जब करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया इस आंदोलन के तहत, तो महिलाओं की भूमिका इसमें और भी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि महिलाओं ने फिर अपने आंदोलन तेज कर दिए और उन्होंने जगह जगह पे अंग्रेज सरकार का घेराव किया, हड़तालें की, धरने प्रदर्शन किए। इस आंदोलन के तहत कबलकत्ता बरुआ, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, पदमजा नायडू, सरोजिनी नायडू की पुत्री थी उषा मेहता, अरुणा फली आदि महिलाओं ने इसका नेतृत्व किया। कंक्लूड करें इस प्रकार ये राष्ट्रीय आंदोलन थे जिसमें महिलाओं ने अपना योगदान दिया। उन्होंने अपना क्या कहते हैं सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इन आंदोलनों को सफल बनाने के लिए। तो निष्कर्षतः हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटना थी और जिससे जो चलाया गया इसलिए कि विदेशी आक्रमणों और शासकों से निजात दिलाई जा सके। तो ये आंदोलन प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इस आंदोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म तथा लिंग के लोग भारत के इतिहास के नायक हैं, और सबसे बड़े नायक वो हैं जो जिन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। एक तो स्त्री का अपना संघर्ष था कि उनको समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त करना था, उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना था। दूसरा, उन्हें राष्ट्र हित में लड़ाई लड़नी थी। तो वो बहुत महत्वपूर्ण था कि हमें उन स्त्रियों का, उन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए जो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्होंने। और हम हमेशा उन लोगों के ऋणी रहेंगे और हमें हमेशा उनकी राष्ट्र भावना का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर आनंद जी, आपने बहुत ही क्रमिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका, उनका नामोल्लेख एवं उनकी उपलब्धियों का साथ साथ में चित्रण प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर अपना शोध वाचन किया है, शोध पत्र वाचन। तो मैं अगर किन्हीं का प्रश्न हो तो आमंत्रित है, अन्यथा तरुण किशोर नौटियाल जी, किन्हीं का प्रश्न हो तो आमंत्रित है। नहीं तो तरुण किशोर नौटियाल जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सिंह जी नहीं उपस्थित हैं। अकील अहमद जी उपस्थित हैं? नहीं उपस्थित हैं। नसीफ खान जी उपस्थित हैं? हाँ, नसीफ जी, बहुत सुंदर। आप अपना पेपर आरंभ करें। So my name is Nasif Khan. I am audible. Yeah, audible. कितने बजे तक रहेंगे? So my name is Nasif Khan, and my research paper on women empowerment in India, exploring women's contribution and necessity. So the word women empowerment essentially means that the women have the power or capacity to regulate their day-to-day lives in the social, political, and economic terms, a power which enables them to move from the periphery to the center stage. Women empowerment phrase in the vocabulary of the gender literature, the phrase is used in two broad senses, general and specific. In a general sense, it refers to the empowering women to be self-dependent while providing them access to all the freedoms and opportunities which they were denied in the past only because of their being women. In a specific sense, women empowerment refers to the enhancing their position in the power structure of the society. Women as an independent group constitute 48% of country total population of the 2001 census, 48.46 as per the 2011 census, and 48.41% according to the recent report
of the World Bank collection of the development in 2022. The importance of the women as an important human resource was recognized by the Constitution of India, which not only accorded equality to women, but also empowered the state to adopt a measure of positive discrimination in their favor. A number of articles of the Constitution especially reiterated the commitment of the Constitution toward the socio-economic development of women and upholding their political rights and participation in decision making. So there are so many kinds of articles in Constitution. Article 14, women to have equal rights and opportunities in the political, economic, and social sphere. Article 15(1) prohibits discrimination against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, and etc. Article 15(3) special provisions enabling the state to make affirmative and discrimination in favor of women. Article 16. Equality of opportunity in the matter of public appointment for all sectors. So there are so many articles to empower women, and so many acts like the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005, Equal Remuneration Act of 1976, dowry provision, the moral tariff, traffic, child marriage. So there are so many acts in upheld by the government. All the recent report, all women, but only few are salaried. The report is recently 2022. Salary only 25.4% women aged 15 to 49 years who work in the 12 months were paid in the cash. Women household decision making only making 88.7%, and women mobile only. These kind of data is available by the women in 2022. World Bank report that at national level, India has seen 35.6% point jump within the matter of 5 years. However, the Gender Development Index had tagged India's position at 140 among 156 countries. It means हम ऐसा kind of मतलब हम अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं. अगर हम देखें जो Gender Development Index है, India position at 140 and 156 countries, that there is always room for the improvement and greater efforts need to make for the rapid transformation of women's position in society. And gender justice is an important commitment of the government. The issue involved needs of consideration on the basis of consensus among all political parties before a bill for amendment in the constitution is brought before parliament. This information was given by the Minister of Law, Justice, Shri Kiran Rijiju, in written reply in the Lok Sabha today. When we see in the participation of women in Lok Sabha, it's just a 14.94% participation of women in Lok Sabha, and same in Rajya Sabha, 14.05 participation in Rajya Sabha of women. तो बेसिकली अगर हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को, तो हमको बहुत सारी चीज़ें से मिलती हैं कि अभी चाहे हम सस्टेनेबल गोल के पास हो, सस्टेनेबल गोल 5 2023, अगर उसमें कंपैरेटिवली हम देखते हैं सारी चीज़ों को, तो कंपेयर करते हैं हम सारे देशों को, तो हमारी रैंक आती है 145. हम बहुत पीछे आते हैं. इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ें हमारा लूपहोल ऐसे रह रहे हैं ऑन द ग्राउंड वर्क कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. तो बेसिकली एक क्वेश्चन उठता है कि हम इसको इम्प्रूव करें, किस तरीके से करें. तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपने रिसर्च पेपर में मेंशन कर रहा हूँ, कि एजुकेशन इज द ओनली टूल विच कैन इम्प्रूव, विच कैन एम्पावर वुमेन इन इंडिया. और उससे पहले भी ये जरूरी है कि हर वुमेन को ये रियलाइज होना चाहिए, अपने एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, और वो क्या डिजर्व करते हैं ये पता होना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. तो थैंक यू वेरी मच. बहुत सुंदर नाशिफ जी, बहुत ही आपने कह सकता हूँ कि समसामयिक विषय को उठाया है. जी सर, बेसिकली टाइम लिमिट बहुत ही तिरक तरीके से मैंने इस पेपर को प्रेजेंट किया है. जी जी जी. तो इस पे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न अब जरूर होगा. किन्हीं का प्रश्न है इस पे?
नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने अपनी बात को रखा है। नेक्स्ट है डॉक्टर। सर हाँ जी जी सर प्रणाम सर, मैं तरुण किशोर नौटियाल हूँ। जी थोड़ा जी। तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ी देर पहले मैं सामने नहीं आ पाया था। अच्छा, तरुण किशोर मुझे नौटियाल इसकी जी। अनुमति दीजिए। जी जी जी, ठीक है तरुण जी, आप पेपर प्रस्तुत करें। ठीक है, चलिए एक्सक्यूज मी तरुण सर, जी। धन्यवाद। मुझे आपसे एक एक बात कहनी निवेदन मैं थी। कर दूं पहले आप सभी से कि हम लोग जो फीडबैक भेज रहे हैं ना, अभी वो हम इसी पे भेजेंगे। आज का अलग है, कल का अलग है, तो कृपया उसको जरूर भरें। इसलिए आप अभी बने रहें। बहुत ज़्यादा अब लोग नहीं बचे हुए हैं, कम ही हैं। बाकी ऑनलाइन सेशन जिनका है कुछ प्रोफेसर्स का हम अलग लिंक से चला रहे हैं, तो ये रिसर्च स्कॉलर्स ही इसमें ज़्यादा हैं। तो कृपया थोड़ा धैर्य रखें और मीटिंग को रहें थोड़ी देर तक। हाँ, किन्हीं का प्रश्न था? दिशा जी कुछ कहना चाह रहे थे शायद। नहीं, चलिए ठीक है। आप अ, तरुण किशोर नौटियाल जी, आप अपना पेपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। सर मैं तरुण किशोर नौटियाल, शोधार्थी हिंदी विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तराखंड से हूँ। और सर्वप्रथम कर्णप्रयाग पीजी कॉलेज और आईसीएसएसआर द्वारा आयोजित इस सेमिनार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, मेरा जो शोध पत्र का विषय है वह है भारतीय संस्कृति के उन्नयन में नरेंद्र कोहली के स्त्री पात्रों की भूमिका, महासमर उपन्यास के विशिष्ट संदर्भ में। पृथ्वी पर मानवता के विकास के साथ साथ सभ्यता तथा संस्कृति की जो अवधारणाएं हैं वो स्वतः ही मनुष्य के समग्र सौंदर्य बोध का पर्याय रही हैं। जहाँ तक सभ्यता और संस्कृति में अंतर की बात है, तो सभ्यता प्राचीन संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य द्वारा जितनी भी अब तक विकसित भौतिक संरचनाएं हैं उन्हें हम सभ्यता कहते हैं, चाहे वो भवन हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हो। इसी प्रकार जो संस्कृति है वो मनुष्य द्वारा जितने भी अभी तक विकसित संसाधन, विकसित संरचनाएं विकसित की गई हैं, उनको अपने दिन जीवन शैली के रूप में अपनाने को हम संस्कृति कहते हैं। यदि हमने सभ्यता के अंतर्गत वस्त्र बनाए हैं, तो संस्कृति के अंतर्गत हम वस्त्रों को उपयोग करने की विभिन्न शैलियों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में जो भी विकसित भौतिक संरचनाएं हैं उनको उपयोग करने की जो शैली है वो भारतीय संस्कृति है। और भारतीय सभ्यता में यदि हमने धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर इत्यादि जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण किया है, तो संस्कृति के रूप में हमने धर्म और आस्था का निर्माण किया है। 5000 साल से अधिक प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक वैभव जो आज भी जीवंत है तथा वैश्विक समुदाय को कई मामलों में मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। मैं आज उसी पर नरेंद्र कोहली जी के जो स्त्री पात्र हैं उन्होंने किस प्रकार हमारी जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको किस प्रकार समृद्ध किया है, उस पर मैं अपना शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने इस शोध पत्र में मुख्यतः 3 स्त्री पात्र लिए हैं, जिनमें सबसे पहले है सत्यवती। यदि हम भारतीय संस्कृति की जो परंपरागत दृष्टि है उसको देखें, तो सत्यवती का जो चरित्र चित्रण महासमर में किया गया है वह भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं जान पड़ता है, क्योंकि जो सत्यवती की जीवन दृष्टि है वह भौतिकता और अधिकार उन्मुख है। अपने पति शांतनु के साथ चर्चा में वह खुलकर, जो कि महासमर का पहला भाग बंधन उसके पृष्ठ संख्या 81 में अपने पति शांतनु के साथ चर्चा में सत्यवती कहती है कि मैं वैसी नारी नहीं हूं और न ऐसा आदर्श पालने की मेरी मेरी इच्छा है जिसमें बांधकर मुझे मूर्ख बनाया जा सके। आपने यह भी सुन रखा होगा कि नारी वासना भी है और माया भी, उसमें इच्छाएं होती हैं, धन, वैभव, सत्ता सबकी माया व्याप्ति है मुझे। तो भारतीय संस्कृति त्याग, संयम और उदारता पर जहां बल देती है, उसके विपरीत सत्यवती की जो जीवन दृष्टि है वह चरम भौतिकता के संदर्भ में अपनी अभिव्यक्ति करती है। लेकिन सत्यवती से हमें आज भी, आज की जो स्त्रियां हैं, आज के जो पुरुष, उन्हें सीखने की आवश्यकता क्या है। हमारे समाज में जो लैंगिक पूर्वाग्रह है
उसको दूर करने में निश्चित रूप से हमें सत्यवती जैसी विद्रोह भावना की आवश्यकता है, लेकिन अनियंत्रित भोग विलास व्यवहारिक और तर्क संगत नहीं है। और आज का जो वैश्विक परिदृश्य है, उसमें जो दूसरी पात्र है कुंती, वह ज्यादा व्यवहारिक और तर्क संगत जीवन दृष्टि के साथ भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में हमारे सामने आती है। यदि हम कुंती के जीवन को देखें तो विकट परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, किशोर अवस्था में दुर्वासा से जो मंत्रणा प्राप्त की, उसके बाद जो कर्ण का जन्म हुआ उसे त्यागना पड़ा, और विवाह के पश्चात पांडु जैसा उपेक्षा करने वाला पति मिला। और जब पांडवों का जन्म हो गया और हस्तिनापुर में सुख सुविधाओं से रहना था, उस समय उन्हें सुविधाओं रहित जीवन मिला। इन सब के बावजूद उन्होंने भारतीय परंपराओं, मूल्यों, संस्कारों, जिसमें संयम, त्याग, करुणा, कटुता शून्यता, उदारता, परदुःखातरता इत्यादि पर अपना विश्वास अडिग रखा। आदरणीय कोहली जी कुंती के चरित्र के बारे में आनुषंगिक के पृष्ठ संख्या 51 में कहते हैं कि कुंती के जीवन का जो गौरवपूर्ण पक्ष है, वह जीवन परीक्षाओं में उसकी सफलता नहीं, उसकी कटुता शून्यता, प्रतिहिंसा का अभाव, प्रतिशोध का निषेध, दया, करुणा, परदुःखातरता, उदारता तथा धर्म पर अडिग रहना है। मेरा मानना है कि जो कुंती है वो भारतीय सांस्कृतिक वैभव की प्रतिध्वन्यात्मक अनुगूंज है। और एक तीसरी पात्र, यदि मेरे पास समय है सर। नहीं, आप उपसंहार करें या मुख्य बिंदुओं को ही रखें, अभी समय हो गया आपका। द्रौपदी का थोड़ा सा चरित्र चित्रण है। जब एक प्रसंग द्रौपदी चीरहरण का जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उस समय जो पांडव हैं वो पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं, तो द्रौपदी किस प्रकार से पांडवों को और स्वयं को उस समय अपने जो कौरवों का दासत्व होता है उससे मुक्ति दिलाती है। वह एक तर्क प्रस्तुत करती है कि धर्मराज मेरे पति हैं, उन्हें मुझ पर पूर्ण अधिकार है, मैं उनका धन हूँ। ऐसी स्थिति में जब वे स्वयं को हार चुके थे, दास हो गए थे, उनके धन के रूप में बिना दांव पर लगाई ही जीत ली गई थी। किंतु यदि ऐसा होता तो मुझे दांव पर लगाने की आवश्यकता ही क्या थी, मुझे दांव पर लगाकर जीता गया। इसका अर्थ ही यह है कि इस सभा ने युद्ध की मर्यादा के अंतर्गत यह स्वीकार किया कि दास के धन के रूप में पत्नी को हस्तगत करने का अधिकार विजयी पक्ष को नहीं है। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर तरुण किशोर जी, अपनी बातों को आपने बहुत ही सारगर्भित भाषा शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया है। किन्हीं का प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है, अन्यथा डॉक्टर नीता जी। तो मैं अपना पेपर पहले पढ़ चुकी हूँ, मेरा नाम लिस्ट में 2 बार है। अच्छा, दो बार आपका, अच्छा लिस्ट में हो, मैं लिस्ट से ही बोल रहा हूँ जी, जी, एक्चुअली। जी। ओके, थैंक यू। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर नीता आर्या जी आपको भी, ठीक है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके थैंक यू। नेक्स्ट है निथान कुमार या निथान कुमार। यस सर। निथान कुमार, ठीक है। तो आप उपस्थित हैं, आप अपना पेपर प्रस्तुत करें, और संभव हो तो अपना कैमरा भी ऑन करें, क्योंकि आपका ये प्रस्तुतिकरण रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो अपना कैमरा भी ऑन यस रखें जी। निथान कुमार जी। हेलो, आरंभ करें, आवाज आ रही है, आरंभ करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर, इज माय स्क्रीन विजिबल देयर? नो। अभी भी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो
यदि आपने अभ्यास Sir, में जी जी yes, sir, I can join with another device. ओके, तो आई थिंक आप तब तक दूसरे डिवाइस से ट्राई करें, मैं तब तक अगले को बुला लेता हूँ। Oh, sir, it's ready, sir. It's ready. ओके Just give me ओके, permission, please. देन प्रोसीड। Yes. जैसा कि संचालक संगोष्ठी संयोजक जी के द्वारा सूचना दी गई है, आप सभी को फीडबैक फॉर्म भरना है और वस्तुतः वैसे भी उपस्थिति आप सबकी यहाँ पे होनी चाहिए, तो कृपया जुड़े रहें जब तक कि सबका प्रेजेंटेशन समाप्त ना हो जाए। निथान जी आप शुरू करें क्योंकि समय जा रहा है। हाँ जी, स्टार्ट हो गया है, चलिए शुरू कीजिए। शुरू करें आप, समय 2 मिनट आपका ऐसे ही हो गया। निथान जी इनके बाद डॉक्टर पूनम जी, दीपक सिंह जी तैयार रहें क्रमशः। चलिए आरंभ करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है निथान जी, आप शुरू किए हैं, रिप्लाई करें अन्यथा। नहीं आ रही है इनकी आवाज। तो मैं वो जब तक अपनी तैयारी करते हैं उनको पुनः मौका दिया जाएगा। डॉक्टर पूनम जी यदि उपस्थित हैं। डॉक्टर पूनम जी, दीपक सिंह जी, ये 3 कंबाइंड पेपर है, ये 3 लोगों का। करुणा जी, प्रोफेसर रवि शरण दीक्षित जी, डॉक्टर शिवनंदन पांडे जी, आप में से जो भी यहाँ प्रस्तुतिकरण के लिए उपस्थित हैं, कोई भी। पूजा सैनी जी, पूजा सैनी जी भी नहीं। डॉक्टर दिशा शर्मा जी। हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी जी। मैं वकील अहमद। मैं एक बार यही कह रहा था कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जिनका पेपर नहीं हुआ है ना, वो Yes, लोग अपने sir. नाम बता दीजिए, क्योंकि हमारे कुछ कल का सेशन भी है। अच्छा जो कुछ अच्छा, लोग कल जुड़ेंगे उनकी रिक्वेस्ट आ चुकी I है। want to present my paper today. ओके दिशा जी। दिशा, अखिल जी आप कुछ कह रहे थे? Yes sir. हाँ Actually, due to technical issues, I couldn't present my paper. So ओके, can I हाँ just start? आई विल गिव यू चांस इन लास्ट। हाँ Okay. ओके, डॉक्टर दिशा जी नाउ यू कैन प्रोसीड। Okay, good. कैमरा, Okay, sir. हाँ Thank you. प्लीज ऑन Good, योर good कैमरा। afternoon. Exactly. Good afternoon to everybody. My name is Dr. Disha Sharma, Assistant Professor, Department of English, Government PG College, Karnaprayag. My topic is a study of women's position in Vedic period. Women in ancient India held a respected position in both the household and wider society. Her contemporaries in many different sections of the Vedas admired her, but envied her status as queen of the home. Unfortunately, beginning in the 7th century,
continuous invasions from the other countries created a hostile atmosphere for women. Because of her susceptibility to mistreatment at the hands of the invading hordes, the man was given the responsibility of protecting her. Because of this, the male member of the family unit assumed the role of the dominating member of the unit, and the female member became completely dependent on the male member. During the time of Vedas, particularly during the time of Rig Veda, women held an extremely respected and powerful position in the society. It was very evident that a lady embodied all the virtues of Indian culture. Wisdom represented by Saraswati, riches represented by Lakshmi, strength represented by Durga, beauty represented by Rati, and purity represented by Gargi were the aspect of education. Now I conclude my paper. As a result, each of these morally significant and valuable aspects was likened to a lady or mentioned in her name. During the time of the Vedas, it was common for women to hold leadership positions, and they received an education with that of their male contemporaries. She was called a Soma priest in the Yajurveda, which is an Indian text. Thank you so much. धन्यवाद दिशा शर्मा जी। और किन्हीं Thank you, sir. हाँ, किन्हीं का प्रश्न हो तो, अन्यथा हमारे साथ जो टेक्निकल फॉल्ट के कारण संभवतः नहीं जुड़े थे, अकील अहमद जी, आप उपस्थित हैं तो आप अपना पेपर प्रेजेंट कर दें। और दिशा जी आप Yes, sir. म्यूट कर लीजिए आप अपना, और कैमरा ऑन कर लीजिएगा अकील अहमद जी। और साथ ही मैं एक बार दोबारा से नाम बोल दूंगा, डॉक्टर पूनम जी, दीपक सिंह जी, करुणा जी, पूजा सैनी जी और निवेदिता जी, आप लोग उपस्थित हैं तो इसके बाद आपका होगा। और निथान कुमार जी, अगर आपका पीपीटी रेडी हो गया हो तो आप बताएंगे, आपका भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नाउ अकील अहमद जी। Am I audible, sir? या Okay. So my name is Akil Ahmed, and I'm pursuing PhD at HNB Garhwal University in the Department of English. So my topic is, my presentation is on the effect of climate change, an eco-critical study of the novel The Ministry of Utmost Happiness by Arundhati Roy. Moving on to the next slide about the author. Arundhati Roy is an internationally acclaimed author who catapulted to fame after winning the Man Booker Prize in 1997 for a stunning novel, The God of Small Things. It was published in 1997, and she got the Man Booker Prize for that. Her recent novel, The Ministry of Utmost Happiness, published in 2017, is a fictional masterpiece with an epic-like scope. Brief introduction to the novel. If I talk about what the novel is about, it is all about a simple story, but the effectiveness of the story is quite huge. Her fiction is not grandiose, but rather intricately designed and richly layered with a generous amount of environmental concerns, symbolisms, well-crafted characters, and plot. Though I'm not going to discuss about the character and plots, I'll be more focusing on environmental issues. There is a quotation by Margaret Mead that says, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has." So the aim of my paper is to study the environmental issues raised by Roy in the novel The Ministry of Utmost Happiness, published in 2017. Her recent novel, The Ministry of Utmost Happiness, is a fictional masterpiece with an epic-like scope. When we talk about the issues she raised in this novel, the issues ranging from Indian deforestation, predicament of captivated zoo animals, vulture crisis, deficient health facilities,
scum-laden rivers, mushrooming slums, mounting poverty, speedily increasing dumping grounds, and genetically modified crops, etc. Her intention was to, educate the readers about the environmental issues and the effect of climate change. Moving on to the next slide. The epigraph attached to the novel, The Ministry of Utmost Happiness, is "To the Unclosed," quote unquote. The prologue of the novel provides a glimpse of the author's inclination and concerns. The prologue reads, quotation, "At magic hour, when the sun has gone, but the light has not, armies of flying foxes unhinge themselves from the banyan trees in the old graveyard and drift across the city like smoke. When the bats leave, the crows come home. Not all the din to the homecoming fill the silence left by the sparrows and that have gone missing. And the old white-backed vultures, custodians of the dead for more than 100 million years, that even have wiped out. The vultures died of diclofenac poisoning. This diclofenac poisoning has to be noted here because when diclofenac poisoning or intoxication is injected in dairy animals like cows and cattle, they consumes it, and after that they produce more milks and dairy production. So when the vultures, the natural scavengers, scavenge their carcasses, they got affected by the injection and got extinct. Diclofenac, cow aspirin giving to the cattle as a muscle relaxant to ease pain and increase the production of milk. Worked like nerve gas and white-backed vultures. Unquote. Moving on to the next chapter. Vivid portrayal of the nature has been shown in this novel and its habitats. When we talk about the issue she raised here, especially the vultures one, the unsatiated appetite of humans led the extinction of the white-backed vultures and sparrows. The vultures are natural scavengers and feed on flesh. However, the vultures are on the verge of extinction due to the what I already talked about, diclofenac intoxication. Diclofenac intoxication. Moving on to the, I have already presented this screen. I want to go to the next screen. Dam projects. Another issue she raised here is dam projects. Another blow to the environment, as pointed by in the novels, is by means of massive dams. These dams promise production of massive hydropower, water for human consumption, irrigation, and navigation. But in the process, they ruined the ecological river system, harmed the aquatic life, and did not provide sufficient waters to farmers. So the narrator states that massive dams lit up the cities like Christmas trees. Everyone is happy. But the sugar-coated quotation was totally false promise from the industrial part. Destruction of the river system and ecology is totally visible here in the novel, and she raised this issue by pointing out the dam projects in the novel. Moving on to the next slide, the condition of zoo animals. Conclude करें sir. Just 1 minute, please. The condition of Delhi Zoo is telescoped realistically by Roy in the novel. The welfare of the animal is not a priority for zoo authorities. The cages are empty. No veterinary care is administered. The animals are tortured for cheap entertainment by the visitors. The condition of the zoo inmates as well as their cages is seriously flawed. This sums up the grim picture of the zoo and its inhabitants. Thank you so much. अकील अहमद जी, आपने अपने रिसर्च पेपर में जिन मुद्दों को उठाया है, मुझे नहीं लगता
कि जो हमारी पीढ़ी है या प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग हैं वो इन मुद्दों से और रॉय मैडम के जो एफर्ट्स रहे हैं इस देश में पर्यावरण से रिलेटेड सभी लोग परिचित हैं और बहुत ही अच्छा अपना शोध पत्र अपना बनाया है रिसर्च पेपर। तो आई होप कि ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा लोगों के लिए। तो थैंक यू एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही क्योंकि मैंने सबका नाम ले लिया है तो मेरे पास जो एंड तक थे निवेदिता जी, तो यहाँ तक इनके अतिरिक्त कोई यदि बच गए हो तो वो अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं अपना नाम बोलने के बाद। ये निथान जी पेपर संभवतः प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। निथान जी आपकी पीपीटी ओपन हो, अच्छा प्रोसेस में है लेकिन ओपन नहीं हुई है। हाँ हो गई है। निथान जी प्रोसीड। जब तक आपके पीपीटी पे आती है मैं ये निवेदन कर दूं कि जैसे निवेदिता जी संभवतः कल अपना पत्र प्रस्तुत करेंगी और इसी प्रकार से हमारे पास कल भी बहुत सारे लोग हैं। जी जी तो अगर कोई छूट गया है अभी जो आज प्रेजेंट करना चाहते हैं और 5 जिनका नाम लिस्ट में है जी जी वही केवल जी वही 5 बजे तक समय है। तो निथान जी यदि उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप वैसे ही प्रस्तुत कर दें अपना पेपर। और शायद आप मोबाइल से कर रहे हैं तो पीपीटी ओपन होने के बाद उसमें कोई छेड़खानी ना करें, सीधा आप प्रस्तुति दे। पीपीटी जहां आपका ओपन हुआ था उसके बाद उसमें कोई भी छेड़खानी ना करें, सीधे आप बोलना शुरू करें, नहीं तो आपकी पीपीटी बंद हो जाएगी। ये मोबाइल में ऐसा ही होता है। आवाज मेरी सुन रहे हैं निथान जी? नहीं तो इस लिस्ट Good में afternoon, sir. हाँ जी Good afternoon, everyone. My name is Nithan Kumar. Okay. I am a PhD research scholar at HNB Gadwal University, Department of English. The title of my research paper is Mahabharata's obliterated female characters, a study of Utkarsh Patel Shakuntala. Before moving on to the paper, I would like to quote some of the famous quotes from feminism and gender theory. As I quote G.D. Anderson, feminism is not about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. Another quote is, each time a woman stands for herself without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women. These two quotes highlights that women from the Vedic period, or we can say in the ancient time, have the capability to contribute in each and every field, but the perception of the world towards women is different. As we know that, since I have taken this particular character from Mahabharata, let me introduce a few about the great epic. As we know, Mahabharata is a strife between two sets of cousins, namely Pandavas and Kauravas. But when we went through the discourse, the epic, we find a huge detail about the male characters only, their valor, their bravery, and their heroism. Although women have played a significant role in this particular epic, but we find their description only in glimpses and pieces. We have many strong women characters in this particular epic like Satyavati, Gandhari, Kunti, Draupadi, Hidimba, Subhadra, Uttra, etc. But the subject of this research paper is one of the marginalized, or we can say the wipeout character, Shakuntala. After the name of whose son, we got the name of our country, Bharat. Shakuntala is the daughter of Apsara, of Indralok Menaka and King Kaushik, no present day Vishwamitra, a great sage.
She was abandoned at her birth by her parents due to the conspiracy of the divine. When she was abandoned, nurtured by sage Kanav in her hermitage. Now, as per the education of the Shakuntala is concerned, she is very fond of painting, and when she was at her pre-adolescent age, Sage Kanav noticed her painting inclination. As I quote from the book by Utkarsh Patel, she had meticulously mixed dyes and pigments from plants and flowers and creating colors as yet unseen in the ashram. She was extremely sharp. Although there are plenty of students under the guidance of Sage Kanav, but the capability possessed by Shakuntala is totally different. She was brilliant in archery, arts and music. She was also well versed with the subjects like politics, law and justice. Question the gender roles. No, in this book, Shakuntala questioned the gender roles. When she was in her adolescent age, she understood the gender roles and asked Sage Rishi various questions, which the Sage Rishi hardly have any answer. Like, as I quote, why were she and her family friends different from the female friends, different from the boys in the ashram? Why were they given different lessons? Why did the girls spend more time at home than the boys? Why did teachers focus more on boys when it came to teaching the scriptures than girls? This shows the education, the preference of education towards boys than girls. Resistance against the patriarchal voices. The next section of this paper deals with how Shakuntala, with her profound knowledge, questions the and resists against the patriarchal voices. Where Rishi Gautam, who cursed Ahalya for her crime, when Rishi Gautam arrived at the ashram of Sage Kanav, he suggests Sage Kanav to find a groom for Shakuntala, though she was not of a marriageable age. Shakuntala criticizes the act of Rishi Gautam's curse on Ahalya, which demonstrates her strong stand against the patriarchal oppression on women. As I quote, why was Sati Ahalya cursed for no fault of her? Or did she know the real identity of the impostor? Just why was she cursed to stone, while the Lord of the God, who has actually committed the crime, allowed to just go with a minor curse? This shows that how male and females are treated during the age. The other incidents where she is questioning the oppression of women under the patriarchal vices is the marriage of her adolescent age friend Premveda with an elderly man of Hastinapur without taking her consent. As I quote, good parents, one's own or otherwise, mortal or divine, never take a correct decision getting their daughter married to a man fit to be the father. Was this a marriage of love, or it is just for satiating needs? It will give us the glimpses of the marriage of a young girl with an old man and the knowledge of Shakuntala towards this particular institution of marriage. She questioned whether a woman is an human entity or just an object or a toy in the hands of male-dominant society through the story of Madhavi. The story of Madhavi is that a student wants to pay fees to his guru, but his guru demanded 800 horses, all with black color, but one white ear. When he tried from kingdom to kingdom, the king gave him her daughter because of a boon Madhavi possesses. Nithanji, kindly conclude your paper. Yes, sir. Yes, sir. Although Shakuntala was abandoned by her parents at birth, betrayed by King Dushyant when he married and left her without recognizing her,
Yet she kept her head strong and get success of the throne of Hastinapur for her son. She was an empowered woman who became role model for the later generation. Even when her son became the king of Hastinapur, who have 9 sons, despite of the what his mother taught to him, he chooses another man for the throne of Hastinapur. She was considered to be the first who saw the roots of democracy in Hastinapur. The later king distracted from the momentum and paid a very high price in the war of Kurukshetra. So, through this paper, I would like to highlight the wisdom, the knowledge, the tenacity of the Shakuntala, one of the forgotten character from Mahabharata. Thank you, sir. Okay, thank you. If any question from participants? No. इस सेशन में आई थिंक कन्वीनर डॉक्टर मृगांक मल्लासी जी उपस्थित हैं। जी सर जी, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस संपूर्ण प्रकल्प को किया, और मैं निवेदन करूंगा सर आपसे कि आप थोड़ा सा विषय के ऊपर बोलें। और हमारे साथ डॉक्टर चंद्रावती मैम भी जुड़ी हुई हैं, हमारी विभाग प्रभारी। तो मैं चाहूंगा सर ज़्यादा नहीं, केवल 2 मिनट आप बोलें। ओके, डॉक्टर विश्वजीत चलें। Okay, thank you. In this online session, 13 participants presented their research paper and raised their voice in support of women, their contribution in nation building. एक इसमें मैंने पाया पूरे रिसर्च पेपर में 13 प्रतिभागियों के दौरान 2 वर्ड काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब हाईलाइट हुआ। वो था पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ये 2 शब्द बहुत ज्यादा हाईलाइट अक्सर किया जाता है। तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए और 2 मिनट के भीतर ही अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं आरंभ से एक संस्कृत का छात्र होने के नाते मैं यह देखता रहा हूं कि हमारे यहाँ वैदिक काल में, संहिता काल में वैदिक विदुषियों का नाम आता है। उसके पश्चात उपनिषद काल में गार्गी मैत्रेयी का नाम आता है, जो पति के साथ एक गूढ़ मुद्दे पर, जिसे हमारे यहाँ स्पिरिचुअल डिस्कशन कह सकते हैं, आध्यात्मिक चर्चा, उसमें भाग लेती है। महाभारत में भी हम लोग देखते हैं और हम सब उससे वाकिफ है। यहाँ भी मुद्दा उठाया गया कि वहां पे भी देखते हैं कि सत्यभामा का रोल चाहे कुंती का रोल एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं भी कम नहीं रहा। रामायण में आप देखें तो चाहे सीता की वैल्यू हो, भले ही बाद में उसके जो भी आक्षेप प्रक्षेप लगे, रानियों में माता के कैकेयी की भूमिका रहे अथवा मंदोदरी की भूमिका हो, तारा को भूमिका हो, सबकी भूमिका रही है और बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका रही। लेकिन उसके पश्चात अगर स्त्रियों का ह्रास हुआ, और ये 2 शब्द हमारे यहाँ आ रहा है, पितृ प्रधान सत्ता, पुरुष का अधिकार वाली सत्ता, पुरुष अधिकार से अधिकृत सत्ता समाज, तो कहीं न कहीं दोष तो पुरुषों का अथवा पुरुष समाज का, अथवा एक जो यहाँ पर समाज में एक भावना गढ़ी गई, वो किन कारणों से हुई, उस संदर्भ में 2 पक्ष हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक पक्ष जो कि वेस्ट का है, वो सीधा कहता है कि आपके यहाँ महिलाओं को कभी सम्मान दिया ही नहीं गया, सर्वदा उपेक्षित रही है। लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा साहित्य इसको कभी अंगीकार नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे उदाहरण प्रस्तुत है कि हमारी स्त्रियां बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं प्रतिष्ठित रही है, अर्धांगिनी कही गई। सबसे ज्यादा चर्चा जो लाया जाता है पाश्चात्य के द्वारा और कुछ एक बुद्धिजीवियों के द्वारा, मनुस्मृति, वहीं का श्लोक सबसे ज्यादा बोला जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो पूरे प्रकरण में कहीं उपेक्षिता नारी नहीं रही, लेकिन
दूसरा जो पक्ष आया कि उपेक्षा का कारण कुछ हमारा सांस्कृतिक पराभव रहा। हमारे यहाँ कुछ एक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिसके कारण स्त्रियों को पर्दे में रखा जाने लगा, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, उनको सामाजिक कह सकता हूँ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रत्येक कारणों से वंचित कर दिया गया। और उस काल में जब भी महिलाओं ने अपनी प्रतिभा से अपना सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त किया तो उसे ठुकरा दिया गया। चाहे वर्तमान समय का उदाहरण ले, मतलब आधुनिक से जरा सा पीछे चले, आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा। कितनी अपनी योग्यता से वो सुल्तान बनी, लेकिन वो स्वीकृत नहीं की गई। और अगर मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो उनका जो मुगल काल रहा है, उनकी संस्कृति भी थोड़ी सी भिन्न रही है, बाहर की रही है, लेकिन उनके द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया। पाश्चात्य जिन्हें आज समृद्ध होने का दम्भ है, वहां भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था, बहुत बाद में वोटिंग का यानी राइट दिया गया। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं, अपने देश में तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की प्रथम नागरिक महिला है। देश के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। हमारे में से ही संभवतः ये नशीफ खान जी ने एक पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, अमेंडमेंट्स की बात की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए। अमेंडमेंट्स, उनके राइट्स, बहुत कुछ महिलाओं के लिए लिखा गया है और आगे भी लिखी जाती रहेंगी। लेकिन उनका उत्थान और उनकी प्रतिभा का सदुपयोग तभी होगा जो समाज के लिए जो नियम बनाने वाले लोग हैं, और जो नियम परिवार से शुरू होता है, वहीं से उनको आप महत्व देंगे, स्त्रियों को, उन बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे। और वे बच्चियां भी, जैसा कि वंदना डंगवाल जी ने, जिन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का स्टडी यहाँ पे प्रेजेंट किया था, उन्होंने कहा कि महिलाएं भी पुरुष ना बने। पुरुष की जो बुराइयां हैं, पुरुष जो शराब पी रहे हैं, पुरुष नशाखोरी कर रहे हैं, पुरुष अपने आप को विकृत कर रहे हैं, तो आप अपने आप को पुरुषों के बराबर लाने के क्रम में स्वयं ही अपने आप को नीच मत बनाए, अपना ही ह्रास ना करें। आप एक सभ्य नागरिक बने। संस्कृत की दृष्टि से कहूं तो मनुर्भव, मनुष्य बने, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखते हुए राष्ट्र के उत्थान में हम सभी अपना योगदान दें। तो मैं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं वहां के संस्कृत विभाग के सभी प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग के सभी प्राध्यापक, वहां के प्राचार्य डॉक्टर मदन लाल शर्मा जी एवं ICSSR के निदेशक महोदय, इन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबने बहुत ही सुंदर विषय को वर्तमान समय में उठाया इस संगोष्ठी के माध्यम से। और उससे भी ज्यादा धन्यवाद के पात्र वे सभी प्रतिभागी हैं जिन्होंने बहुत ही लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ अपना पेपर तैयार किया। विश्वास करता हूं कि इनका सभी का रिसर्च पेपर प्रकाशित होकर लोगों तक एक अच्छा संदेश प्रसारित करेगी लोगों में। तो इसी के साथ ओवर टू यू मृगांक मलासी सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। और आपने अपना व्यस्ततम समय हमें दिया, और जिन भी लोगों ने पेपर अपना पत्र प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे पेपर थे, मैं सुन रहा था। और मैं एक पेपर किसी का था राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के, तो बस यही सुझाव है कि जो हमारा विषय होता है, हमारा प्रयास हो कि जब हम शोध पत्र लिख रहे हैं तो उसकी जो भाषा हो और जो उसका रिसर्च वर्क हो, उसी के आसपास घूमें। आपने बहुत अच्छा पेपर पढ़ा, मैं आपको क्यों हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, हम और ज़्यादा परिमार्जित कैसे हों इसके लिए बता रहा हूँ। जैसे असहयोग आंदोलन की बात हुई, भारत छोड़ो आंदोलन की बात भी की एक वक्ता ने, एक पत्र प्रस्तोता ने, तो वहाँ महात्मा गांधी जी का नाम लिया, राष्ट्रपिता हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो फोकस बहुत अच्छा होता कि अगर वो किसी स्त्री पे रहता, और ज़्यादा अच्छा होता। महात्मा गांधी भी हमारे पूज्य हैं, और हम इसे, जैसा कि हमारे अग्रज और डॉक्टर विद्यालंकार सर ने बताया, कि हम इन पत्रों का
प्रकाशन भी हो, तो सर हम इसके लिए प्रयास करेंगे और हम उसके लिए भी आपकी शरण में आएंगे। तो जितने भी हमारे पत्र प्रस्तोता जुड़े हैं, आपसे निवेदन है, एक तो फीडबैक फॉर्म आपको दे दिया गया है, आप उसको फिल कर लें। दूसरा निवेदन ये है कि जिनका रिसर्च पेपर अभी तक पूरा नहीं आया है वो हमें मेल के माध्यम से भेज दें। और मैं संस्कृत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर चंद्रावती टमटा मैम से निवेदन करूंगा कि वो अंत में हमारे जो आज के इस आभासीय पटल के जो मुख्य वक्ता भी थे और जिनके निर्देशन में सारा कार्य चला, आदरणीय विश्वजीत विद्यालंकार जी एवं हमारे हमसे जुड़े हुए समस्त लोगों का, डॉक्टर दिशा शर्मा जी, डॉक्टर नीता जी और भी जितने भी लोग हमसे जुड़े, डॉक्टर मदन जी, इन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करेंगी डॉक्टर चंद्रावती टमटा जी। हेलो, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मलासी सर। जैसे कि हमारा ये जो द्विदिवसीय कार्यक्रम था और ऑनलाइन के माध्यम से सभी शोधार्थियों ने अपने पत्र प्रस्तुत किए। मैं आप सभी शोधार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और खासकर विद्या अलंकार जी का, जिनका सानिध्य हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। ऐसे विद्वान गुरु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारे जो संयोजक हैं डॉक्टर मृगांक मलासी सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारे साथ कीर्तिराम डंगवाल सर हैं और मदन सर हैं, उन सभी का, पंकज सर और उन सभी विद्वान गुरुजनों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। और हमारे जितने भी साथी हमसे जुड़े, डॉक्टर पंकज यादव जी ने विशेष भूमिका इसमें निभाई, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर डंगवाल सर हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर शर्मा सर और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है। और विशेष रूप से डॉक्टर विश्वजीत विद्यालंकार जी का, डॉक्टर जोरावर जी का, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल के सेशन की सूचना आपको दे दी जाएगी। जिन भी लोगों का पत्र प्रस्तुत होना है तो वो कृपया सुबह तैयार रहें। हमारा प्रयास होगा कि हम इस जो भी, क्योंकि कल 2 से 3 सेशन यहाँ भी होने हैं और ऑनलाइन भी होने हैं, तो जिस भी तरीके से होगा तो हम उनका वो करेंगे। इसके बाद भी एक सेशन चलना है ऑनलाइन का ही, तो इसलिए अभी आपसे विदा लेते हैं सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सभी का। आप लोग लीव कर सकते हैं। जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मृगांक जी। जी सर।